आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी एस्केप रूम 2 टूर्नामेंट ऑफ चैम्पियंस। इस मूवी का फर्स्ट पार्ट मैंने रिसेंटली अपलोड किया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस मूवी में जोई और बेन फिर से 4 और लोगों के साथ एस्केप रूम की सीरीज़ में फंस जाते हैं। इस जानलेवा एस्केप रूम से ये लोग किस तरह सरवाइव करेंगे, आए देखते हैं इस मूवी में। मूवी स्टार्ट होती है और हम सोनिया को देखते हैं और उसकी बेटी क्लेयर को। सोनिया अपने हस्बैंड से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए और एस्केप रूम्स नहीं बना सकती। तो हेनरी कहता है कि मैं भी अभी बिज़ी हूँ, फ्री होकर तुमसे बात करता हूँ जब तक तुम नहा लो। क्लेयर अपने रूम में एक बॉक्स सेट कर रही होती है जिसमें क्यूब, अम्ब्रेला, शेल, की, लॉलीपॉप और भी बहुत सारा सामान होता है। सोनिया नहा रही होती है, तभी वो डोर लॉक हो जाता है और स्टीमर ऑन हो जाता है। कुछ देर बाद सोनिया को समझ आ जाता है कि ये सब उसके हस्बैंड ने किया है। अब वो क्लूज़ ढूंढने लगती है और उसे एक मैग्नेट मिलता है। वो 2 लॉक खोल लेती है। तीसरा लॉक खोल के बाहर आती उससे पहले ही वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि बाथरूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट डे देखते हैं। हेनरी एक गेम बना रहा होता है जो प्लेन में खेला जाएगा, जिसमें बचने के सिर्फ 4% चांसेस होते हैं। दरअसल हेनरी जोई को मारना चाहता था। क्लेयर को हेनरी ने रूम में लॉक किया होता है। सोनिया के मरने के बाद क्लेयर उसे एस्केप रूम्स बना कर देती थी, लेकिन अब वो अपने डैड से कहती है कि मैं आपके लिए और गेम्स नहीं बना सकती और आप जोई को क्यों मारना चाहते हैं, इसे छोड़ दें। तो हेनरी कहता है कि वो मुझे एक्सपोज करना चाहती है, मरना तो इसे किसी हाल में भी होगा। वहाँ जोई और बेन फ्लाइट का वेट कर रहे होते हैं। बेन जोई से कहता है कि हम अब भी ये सब छोड़ के वापस जा सकते हैं। तो जोई कहती है कि मुझे ये सब रोकने के लिए कुछ करना होगा, क्योंकि माइनॉस कंपनी लोगों को मार रही है और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। बेन कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब वो प्लेन में बैठने जाते उससे पहले ही जोई को अपनी मॉम के साथ प्लेन क्रैश में हुआ हादसा याद आ जाता है, तो वो बाय रोड मैनहट्टन जाने लगते हैं। रात वो एक होटल में ठहरते हैं। वो सो रहे होते हैं, तभी वो एस्केप रूम में तब्दील हो जाता है और बंद होने लगता है। तभी जोई बेन को उठाती है। दरअसल वो बेन का नाइटमेयर था। सुबह वो लोग उसी जगह पहुंचते हैं जहां के बारे में जोई ने पता लगाया था। वो बिल्डिंग पूरी खाली होती है। बेन जोई से वापस चलने को बोलता है, लेकिन जोई उसकी बात नहीं सुनती और उस जगह को एक्सप्लोर कर रही होती है कि शायद उसे कोई प्रूफ मिल जाए। तभी वहाँ एक आदमी आता है और वो उनसे कहता है कि मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया, मुझे कुछ पैसे दे दो। जोई उसे पैसे देती उससे पहले ही वो जोई की चेन खींचकर वहाँ से भाग जाता है। जोई और बेन भी उसके पीछे जाने लगते हैं। उस चेन में एक घड़ी लगी हुई थी जो जोई की मॉम की आखिरी निशानी थी। वो मेट्रो ट्रेन में चला जाता है और वो भी उसके पीछे ट्रेन में आ जाते हैं। ट्रेन जैसे ही चलने वाली होती है वो आदमी बाहर चला जाता है और बेन और जोई ट्रेन के अंदर ही रह जाते हैं। जोई बेन से कहती है कि हम नेक्स्ट स्टेशन पे उतर जाएंगे। कुछ देर बाद जोई देखती है कि उनकी बोगी ट्रेन से अलग हो गई है और वो तेज़ी से चलती जा रही है और दूसरी ट्रैक पे चली जाती है और एक स्टॉप पे रुक जाती है। जोई और बेन के अलावा उसमें 4 और लोग होते हैं, विचल, ब्रियाना, नेथन और थियो। वो लोग दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं खोल पाते और बात करने पर उन्हें पता चलता है कि वो सब इस गेम को खेलकर ज़िंदा बच गए थे, लेकिन माइनॉस कंपनी ने टूर्नामेंट ऑफ चैम्पियंस को फिर से इस गेम में ट्रैप कर लिया। उन्हें वहाँ से निकलने का रास्ता मिलता है जो लॉक्ड होता है। तभी वहाँ अनाउंसमेंट होती है कि अगर आपको कोई पैकेज मिले तो करीबी एम्प्लॉय के हवाले कर दें। तभी उनके बॉक्स में मशीन के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फैल जाता है। अगर वो मेटल को टच करेंगे तो उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, इसीलिए उन्हें मेटल से बचकर क्लूज़ ढूंढने होंगे। रिचल कहती है कि हमें क्लूज़ ढूंढकर इस गेम को खेलना ही होगा, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। नेथन को वहाँ एक बैग मिलता है, उसके अंदर डोर का हैंडल होता है। थियो उस हैंडल को डोर पर लगाता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और हैंडल नीचे जा गिरता है।
फिर थियो अपनी बेल्ट को हैंडल पे लपेटकर उस डोर को खोल लेता है। वहाँ एक मशीन होती है जिस पे 9 लिखा होता है। थियो कहता है कि हमें 9 टोकन्स ढूंढने होंगे। जोई कहती है कि वहाँ कुछ एड्स चल रही थी, शायद उसमें कोई क्लू मिल जाए। तो बेन कहता है कि इन वर्ड्स में एक एक अल्फ़ाबेट्स गायब हैं, शायद वही कोई साइन हो। जोई कहती है कि यहाँ 26 हैंडल्स हैं और अल्फ़ाबेट्स भी 26 होते हैं। हमें मिसिंग अल्फ़ाबेट्स के हैंडल्स खींचने होंगे। जैसे ही टाइम गुजरता जा रहा था, वहाँ इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता जा रहा था। अब वो सब रबड़ के कपड़े ले लेते हैं और मिसिंग अल्फ़ाबेट्स के हैंडल्स को खींचने लगते हैं, जिसमें से टोकन निकल रहे होते हैं और वो उसे मशीन में डालते जा रहे होते हैं। थियो का हाथ से पोल से जा टकराता है, जिससे उसे बिजली का ज़ोर का झटका लगता है और वो मर जाता है। करंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। वो जल्द ही एक एक करके सारे टोकन मशीन में डाल देते हैं और नीचे का दरवाज़ा खुल जाता है और वो सब उसमें जाने लगते हैं। जोई देखती है कि वो अल्फ़ाबेट से वेलकम बैक का वर्ड बन रहा था, यानी ये गेम इन लोगों के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। अब वो दूसरे एस्केप रूम में पहुंच जाते हैं, जहां बहुत सारे लॉकर्स होते हैं। सामने का डोर खुला होता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें टाइल से गुजरना होगा। लेकिन अगर उन्होंने गलत टाइल पे पाँव रख दिया तो लेज़र एक्टिवेट हो जाएगा और उनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। नेथन लॉलीपॉप में रखी चाबी देखता है और वो बाकी सबको बताता है। अब वो सब लॉलीपॉप में से और भी चाबियां ढूंढने लगते हैं। जोई सारे लॉकर्स में चाबी लगाकर ट्राई करती है। सारे लॉकर्स पर नंबर लिखे होते हैं, बस एक ही लॉकर पर सोनिया लिखा होता है। जोई उसमें चाबी लगाती है तो लॉकर खुल जाता है और दूसरी साइड्स वाले लॉकर भी सेम होते हैं। ब्रियाना भी सोनिया नाम के लॉकर में चाबी लगाती है और वो भी खुल जाता है। फुल लेज़र 8 मिनट में एक्टिवेट होने वाला था। उनके पास क्लू ढूंढने के लिए सिर्फ 8 मिनट्स थे। जोई के लॉकर से नोकीले डायमंड निकलते हैं और ब्रियाना के लॉकर से 2 गड्डी ब्लैंक नोट्स। अब उनके पास 6 मिनट ही बचे थे। नेथन वहाँ एक ATM मशीन देखता है, उसमें 4 नंबर का पिन कोड डालना था। नोकीले डायमंड से जोई का हाथ पे कट लग जाता है। वो अपने ब्लड को उन नोट्स पे रगड़ती है तो 4 नंबर नज़र आते हैं, जिन्हें वो ATM में एंटर कर देते हैं और वहाँ 3 वॉचेस अलग अलग टाइम पे रुक जाती हैं। वॉच उन्हें डायरेक्शन और कितने नंबर स्टाइल पर चलना है ये बताती हैं। अब नेथन उस क्लू के मुताबिक आगे बढ़ने लगता है और सेफ टाइल्स पर बाकी सबके आने के लिए लॉलीपॉप रखता जाता है। नेथन आधी से ज़्यादा टाइल्स क्रॉस कर लेता है, लेकिन उन्हें मिले हुए क्लू यहीं तक थे, तो नेथन अंदाजे से कदम आगे बढ़ा रहा होता है। 2 टाइल्स तो वो क्रॉस कर लेता है, लेकिन तीसरी टाइल पे पाँव रखते ही लेज़र एक्टिवेट हो जाता है। नेथन उससे बचते हुए बेहोश हो जाता है। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि वो लेज़र से बच गया। अब बेन और ब्रियाना उसे टाइल से हटाते हैं और लेज़र बंद हो जाता है। अब उनके पास सिर्फ 1 मिनट बचा था। ब्रियाना लॉकर के हैंडल को घुमाती है, जिसमें से एक ट्रांसपेरेंट शीट मिलती है। जोई उस शीट को मैप से लगाकर देखती है तो बाकी की टाइल्स के निशान थे, तो जोई बेन को गाइड करती है और वो लोग गेट तक पहुंच जाते हैं। बेन ने नेथन को भी उठा लिया था और जोई भी डोर तक पहुंच जाती है। वहां से निकलने के बाद बेन नेथन से कहता है कि तुम्हारी वजह से हम सब मर सकते थे, तो जोई उसे समझाती है कि ये तो सिर्फ हमारी मदद कर रहा था। अब वो एक बीच पर पहुंचते हैं जो दिखने में तो रियल लग रही होती है, लेकिन वो सिर्फ इल्यूजन होता है। वहाँ हर तरफ रेत होती है और एक लाइट हाउस भी बना होता है। ब्रियाना को पोलरॉइड कैमरा मिलता है, तो वो फ़ोटो क्लिक करती है, जिससे उन्हें क्लू मिलता है। ब्रियाना कैमरा और फ़ोटो नीचे फेंक देती है। कुछ देर बाद वो रेत में चला जाता है। इसका मतलब वो एक दलदल है। वहाँ एक हट भी होता है जिसका डोर लॉक्ड होता है और इस पर एक एंकर का साइन नज़र आता है। विचल अंदर देखकर कहती है कि शायद फिर से बाहर जाने का रास्ता होगा। फिर उन्हें वहाँ कुछ सामान रखा नज़र आता है। बेन बोर्ड पे लिखा देखता है ब्लाइंड लव, और वहाँ एक माँ बेटी का स्टैच्यू होता है और माँ की आंखें कवर होती हैं और रेत पे SOS भी लिखा होता है और उन्हें एक मेटल डिटेक्टर मशीन मिलती है। बेन कहता है कि शायद रेत में कोई क्लू होगा। वो उसे रेत पर चलाने लगते हैं और रेत से उन्हें मेटल का एंकर बना साइन मिलता है।
तभी दलदल उन्हें खींचने लगता है और रिचल उस दलदल में जा फंसती है। तो नेथन कमर पर रस्सी बांधकर उसे तो बचा लेता है, लेकिन तभी रस्सी टूट जाती है और नेथन दलदल में चला जाता है। अब ब्रियाना एंकर साइन को डोर पे लगाकर उसे खोल देती है। वो सब अंदर जाते हैं। जोई कहती है कि एग्जिट का रास्ता शायद फ्रिज से है, लेकिन वो लॉक्ड होता है। उन्हें फ्रिज की केबल तो मिल जाती है, लेकिन प्लग नहीं होता। वहाँ बाहर जैसे ही लाइट हाउस का मॉडल बना होता है, जोई उसमें लगे बटन को ऑन कर देती है। तभी लाइट हाउस की लाइट्स ऑन हो जाती हैं और सीढ़ियाँ बाहर आ जाती हैं। जोई बाहर बने लाइट हाउस जाकर ऊपर चढ़कर देखती है तो उसे वहाँ लिखा नज़र आता है, आई कांट सी यू। वो उन लोगों को बताती है तो रिचल कहती है कि शायद ये आँखों से रिलेटेड होगा। तो बेन समझ जाता है कि उसे क्या करना है और वो बाहर बने लेडी के स्टैच्यू के पास जाकर लेडी की आई से शेल निकालता है जो प्लग होता है। वो ब्रियाना को प्लग देता है और वो वायर से कनेक्ट करके डोर खुल जाता है। जोई को लाइट हाउस के ऊपर से एक और रास्ता मिलता है, तो उसे लगता है कि शायद ये बाहर जाने का रास्ता है। जोई उन तीनों को बताती है तो रिचल और बेन जोई को बताए हुए रास्ते जाने लगते हैं और ब्रियाना फ्रिज के रास्ते चली जाती है। रिचल सीढ़ियाँ चढ़ जाती है, लेकिन बेन सीढ़ियाँ चढ़ते हुए स्लिप हो जाता है और रेत में जा गिरता है। जोई शॉक्ड में आ जाती है क्योंकि इस दफ़ा वो बेन को नहीं बचा पाई। अब वो एक रूम में आते हैं। रिचल जोई को संभालती है और कहती है कि आज बेन की मौत हुई। इसी तरह माइनस कंपनी कई लोगों की जान ले रही है और हमें इसे रोकना होगा। तभी उन्हें ट्रैफिक की आवाज़ आने लगती है। रिचल ढक्कन खोलकर देखती है और बहुत खुश होती है कि वो बाहर आ गई है और फिर जोई भी बाहर आ जाती है। तभी वहाँ ब्रियाना आती है और ढक्कन को बंद होने से रोकती है, लेकिन वो बंद हो जाता है और ये दोनों समझ जाती हैं कि ये फिर से एस्केप रूम में फंस चुकी हैं। ब्रियाना उन्हें बताती है कि यहाँ हर एक मिनट बाद एसिड की बारिश होती है। उन्हें एक शटर दिखता है जो लॉक्ड होता है। ब्रियाना को चाबी मिल जाती है, वो शटर खोलते हैं। तभी एसिड की बारिश होना शुरू हो जाती है और उन्हें एक शेल्टर के नीचे खड़े होने की जगह मिल जाती है। उन्हें फ़ोन की रिंगिंग होने की आवाज़ आती है, लेकिन वो केबिन लॉक्ड होता है। जोई एक बोतल को नीचे रख देती है ताकि उसमें एसिड स्टोर हो सके। फिर वो उस एसिड से उस लॉक को पिघला देती है और फ़ोन उठाती है तो कोई भी नहीं बोल रहा होता। अब जोई सोचती है कि वो कुछ तो गलत कर रही है और क्लू ढूंढने लगती है। तभी एसिड की बारिश शुरू हो जाती है। रिचल और ब्रियाना फ़ोन केबिन में चली जाती हैं। जोई एक तरफ लिखा देखती है 3 रिंग्स, तो जोई उनसे तीसरी रिंग पर फ़ोन उठाने को बोलती है। तीसरे रिंग पर फ़ोन उठाने से टैक्सी का दरवाज़ा खुल जाता है और जोई टैक्सी में चली जाती है। ब्रियाना और रिचल भी टैक्सी में आने लगती हैं। तभी टैक्सी का डोर बंद हो जाता है और साथ फ़ोन केबिन का डोर भी। अब बारिश शुरू हो जाती है और रिचल और ब्रियाना जोई के सामने ही मारी जाती हैं। तभी सीट खुलती है और जोई अंदर चली जाती है। अब जोई वहां पहुंचती है जहां क्लेयर होती है। वो जोई को सब सच बताती है और कहती है कि मेरे डैड मुझे फोर्स कर रहे हैं ये सब करने पर। तुम्हारी तरह मैं भी माइनस का सच सामने लाना चाहती हूँ। दरअसल क्लेयर के कहने पर उसकी एक साथी ने उसकी मदद की और जोई को यहाँ तक लाया। हेनरी को पता लग जाता है कि गेम में किसी ने कुछ गड़बड़ की है। जोई उसकी बात नहीं मानती। फिर क्लेयर उसे बताती है कि बेन भी जिंदा है, मेरे साथी ने उसे सेफ जगह रखा है। तभी हेनरी के 2 आदमी आकर बेन को ले जाते हैं और उसे एस्केप रूम में डाल देते हैं। अब जोई और क्लेयर वहाँ पजल सॉल्व करते हैं। क्लेयर जोई को बताती है कि मेरे डैड कहते हैं कि मैं ये पजल सॉल्व नहीं कर सकती। जोई कॉर्नर पे जाकर खड़ी होती है और पजल्स देखने लगती है जहाँ से क्लेयर नहीं देख सकती थी और उसे एक कोड नज़र आता है। उस पिन कोड से क्लेयर का डोर लॉक खुल जाता है। तभी वहाँ गन लेकर हेनरी आ जाता है। अब हेनरी उन दोनों पर अटैक करता, तभी क्लेयर उसे धक्का देकर उसी रूम में लॉक कर देती है। अब वो अपने डैड के रूम में जाकर सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। बेन को भी बचा लेती है और सिक्योरिटी रूम का डोर भी लॉक कर देती है। जोई क्लेयर से पूछती है कि बेन कहाँ है, तो वो बताती है कि उसी बिल्डिंग में जिस एस्केप रूम से तुम लोग बचकर बाहर आ गए थे। सारे गेम्स वहीं खेले जा रहे हैं और बेन भी वहीं है। तुम्हें प्रूफ चाहिए ना? अब डैड को मैं खुद पुलिस के हवाले करूँगी।
क्लेयर अपने डैड की कार की चाबी उसे दे देती है और ज़ोई उसी जगह जाती है। वहाँ पुलिस पहले से ही मौजूद थी। उन्हें सारी डेड बॉडीज़ भी मिल गई थी और बैन भी, जिसे एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। अब क्लेयर अपने डैड के पास आती है और यहाँ हमें क्लेयर की असली चेहरा नज़र आता है। वो एक साइको पेशेंट थी। बचपन से ही वो सबको चोट पहुँचाया करती थी। सबसे गुस्से से पेश आना, सबका नुकसान पहुंचाना। उसकी मॉम उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेजने वाली थी। इससे पहले ही उसने अपनी मॉम को उस एस्केप रूम में बंद कर दिया। हेनरी ने नहीं, बल्कि क्लेयर ने ही अपनी मॉम को मारा और वो अपने डैड से कहती है कि अब असली खेल शुरू होगा और वो अपने डैड को भी मार देती है और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है।